हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग अनटचबिलिटी पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचबिलिटी। ये आर्टिकल 17 में है। ठीक है। तो ये बेसिकली एससी समाज यानी कि दलित बहुजन समाज को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसे हरिजन भी बोलते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि यही जो मेन सोसाइटी मेन इंडियन सोसाइटी के पार्ट थे, ये भी मतलब मेन इंडियन सोसाइटी के पार्ट थे। किसके साथ? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र के साथ जो है ये भी इंडियन जो मतलब वर्ण सिस्टम है उसके पार्ट थे। ठीक है। दलित। तो दलित कैसे आए भारत में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसमें पहले तो हम बैकग्राउंड में ये चीज़ समझेंगे कि दलित बेसिकली कब कैसे जो है यहाँ आए। बेसिकली वर्ण सिस्टम में तो यही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य न शूद्र। तो दलित कैसे आए? ठीक है। तो हमें ये जानना होगा कि आफ्टर गुप्ता पीरियड, लगभग 300 एडी के आसपास, दलित जो ये शूद्र समाज था, बेसिकली ये उस समय इसमें एससी भी थे और ओबीसी भी थे, लेकिन इस समय जो है शूद्र समाज में केवल ओबीसी समाज आता है। ठीक है। तो आफ्टर गुप्ता पीरियड, लगभग हाँ 300 एडी के बाद जो है डिमांड बढ़ा इन शूद्रों के बीच में कि हमें, उसमें कुछ वर्ग थे जो मतलब एक बराबरी इक्वलिटी की बात करने लगे कि हमें बराबर इनके साथ जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के इक्वल लाया जाए। ठीक है। तो और ये जो है कृष्णा का वर्शिप होने लगा। ठीक है। ये शूद्रों ने शुरू किया था कृष्णा का वर्शिप। ठीक है। लॉर्ड कृष्णा का। बाद में चल के इसे ब्राह्मण की सपोर्ट मिला। ठीक है। और इसको थोड़ा और लिबरल बना दिया गया। ठीक है। क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो तपस्या या ब्रह्मचर्य पे बात करते थे, जबकि ये राधा कृष्ण और इस तरह की पूजा जो है मतलब प्रेम वगैरह, तो ये शूद्राज ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल था, तो शूद्राज इसको जल्दी से मतलब अपना लिए। ठीक है। तो ये बेसिकली ब्राह्मण के खिलाफ ही था, मतलब अगेंस्ट था। बट बाद में ब्राह्मणों ने इसको सपोर्ट किया, ब्राह्मण समाज ने। तो जो है इसको इंक्लूसिव बना लिया गया और इन्हें जो है शूद्र समाज को राइट दे दिया गया। ठीक है। वर्शिप का कि मतलब अपने एक यूनिटी के लिए हिंदू समाज की हमें इतने बड़े समूह को बाहर नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अनुमति दे दिया, उसमें थोड़ा लिबर्टी दे दिया। ठीक है। तो इसलिए जो है इसका जो है कृष्ण की पूजा होने लगी और वो इंटरनल पार्ट बन गया। ठीक है। लेकिन ये जो है ओरिजिन ये जो है अगेंस्ट हुआ था ब्राह्मण के, लेकिन ये जो है इसको बाद में इंक्लूसिव बना दिया और ऐड कर लिया गया। ठीक है। साथ में ब्राह्मण, मतलब उस समय तो जो है ब्राह्मण कहते थे, हिंदू समाज को ब्राह्मण कहते थे, ब्राह्मण समाज। ठीक है। ये तो लगभग 1200 के बाद जो है एडी में, इसके बाद जो है जब वो अरब के लोग भारत में आने लगे, उस समय हम लोग को प्रोनाउंसिएशन करते थे सिंधु नदी के इस पार के लिए हम लोग को सिंधु कहते थे, बट उनके जो है प्रोनाउंसिएशन में हिंदू निकलता था। ठीक है। तो इसलिए ये हिंदू सोसाइटी हो गया, हिंदू समाज हो गया। तो ये हिंदू जो अभी बहुत पुराना नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है शूद्र समाज इंडिया में आए, मतलब दलित समाज कैसे आए। तो बेसिकली ये शूद्राज से अलग हुए हैं। ठीक है। जब इनको इंक्लूसिव बनाया गया गुप्ता पीरियड के बाद, तो जो उसमें जो सबसे निचले तबके के थे शूद्र में, वो तो रह ही गए। ऊपर जो थे वो जो है उनको फायदे मिले, उनको जमीनें वगैरह मिल गई। ठीक है। उन्हें इक्वलिटी दे दी गई। लेकिन जो व्यक्ति लेदर लेदर काम में जुड़े थे, ठीक है, पशु से रिलेटेड लेदर काम में जुड़े थे, वो नहीं उसमें इंक्लूसिव हो पाए। ठीक है। जो सबसे ज्यादा निम्न पिछड़े हुए थे, तो वो अलग ही रह गए। तो बाद में चल के वो दलित समाज बन गए। ठीक है। जबकि अलग कहाँ से हुए? शूद्राज से। तो ये सब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, शूद्र जो थे, ये कहलाए, क्या कहना है, सवर्ण। इन्हें सवर्ण कहलाए। और जो दलित था इसे अवर्ण कहते हैं। ठीक है। अवर्ण। और जो यष्टि समाज है वो इसका पार्ट नहीं है, तो ये भी अवर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। लेकिन यष्टि समाज अपने सोसाइटी का पार्ट नहीं था, मेन सोसाइटी का, वो तो जंगल में चले गए थे। ठीक है।
जब एंट्री मारे थे आर्य समाज, तो आर्य लोग, तो वो लोग जंगल में, क्योंकि हम लोग फर्टाइल जमीन को यहाँ पर ले लिए, तो वो लोग जंगल में भाग गए। ठीक है, क्योंकि जो न्यू मतलब अफेंडर्स होते थे, मतलब जो कब्जा करते थे, उनके पास अच्छे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार वगैरह होते थे। ठीक है, मतलब उस समय, तो जैसे हम लोग आ रहे आए, तो हम लोग के पास काफ़ी वेपन्स और आर्मी वगैरह थी। तो हम लोग जो नॉर्दर्न इंडिया पे था, कब्जा कर लिए उसकी फर्टाइल ज़मीनें को। तो उन लोगों को, वो लोग बहुत पुराने समय से रहते थे उस क्षेत्र पे, बट उन लोग को जंगल में जाना पड़ा, क्योंकि वो आर्मी एंड हर क्षेत्र में वो पीछे थे। ठीक है, और वो अभी आज भी वहीं से पीछे रहते हैं। तो ये दलित समाज, अब ये चार एक तरफ हो गए, सवर्ण हो गए, और ये बचे दलित समाज। तो दलित समाज के साथ फिर भेदभाव होना शुरू कर दिया। अब ये ऊपर के चार समाज जो है, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र ओबीसी वाले, ठीक है, जो उस समय अधिकार मिला वो ओबीसी हो गए। तो इस समय जो है उनको ओबीसी मिल गया था, तो एससी के साथ फिर दुर्व्यवहार होने लगा, उनके साथ अनटचबिलिटी होने लगी। ठीक है, वो अगर, मतलब आज के 200 साल पहले, उनके 200 साल पहले तक, 150 साल पहले तक बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार होता था। मतलब एक प्रकार से, मतलब एनिमल टाइप की ज़िंदगी जीते थे। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी उनको, मतलब उन इक्वलिटी नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल ही अनइक्वल थे। ठीक है, जैसे किसी के ब्राह्मण या किसी भी समाज के, अदर समाज के घर के बाहर से निकलते थे, तो उन्हें झाड़ू लगाना, ठीक है, पानी नहीं पीने देना, तालाब में यूज नहीं करना, सामने नहीं आना। ठीक है, इस तरह पब्लिक प्लेस पे नहीं रहना, मंदिर में नहीं जाना, वेदास वगैरह को ना पढ़ना, शिक्षा से दूर रहना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है उनके साथ होती थी। ठीक है, तब तो जो, लेकिन इसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स लोगों ने भी कानून बनाया, और उसके बाद जब अपना कानून लागू हुआ, तो बहुत सारा एक्ट उस पर बनाया गया। उसमें एक एक्ट था आर्टिकल 17। ठीक है, वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता था। जो इनके साथ भेदभाव होता था दलित समाज के साथ, ऊपर वाले चार लोग करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनको रोका गया, उसको कि अनटचेबिलिटी को रोका गया। जैसे कि उन्हें पब्लिक प्लेस में जाने दिया जाएगा, मतलब जाएंगे, बराबर हैं। और कि कोई भी पब्लिक प्लेस यूज करेंगे, जैसे पानी, रास्ता या कहीं भी, ठीक है, आ जा सकते हैं एज ए इक्वल सिटीजन। जबकि पहले उन्हें अस्पृश्यता माना जाता था, यानी कि अनटचेबल माना था, उन्हें छुआ नहीं जाता था। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ये बनाया गया एससी के लिए। आज उन पे बहुत ज़्यादा कठोर एक्ट है। अगर कोई इसको एबॉलिश, मतलब कोई इसको फॉलो नहीं करता है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो उसे मतलब सज़ा मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 17 क्या है। तो आर्टिकल 17 बेसिकली अनटचेबिलिटी है, एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ठीक है, किसी भी प्रकार के अनटचेबिलिटी को ये रोकता है। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी, ठीक है, किसी भी डिसेबिलिटी को रोकता है अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी। ठीक है, एंड शैल बी एन ऑफेंसेस, ऑफेंस पनिशेबल है इन द अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के हिसाब से जो है इसको सजा दी जाएगी। 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 के तहत जो है दस हैज़ बीन द कम्प्रिहेंसिवली अमेंडेड किया गया, और इसे रीनेम्ड किया गया। इसका नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955। 1976 में इसे चेंज किया गया, पहले क्या नाम था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। बाद में इसे चेंज करके क्या बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955, टू एनलार्ज द स्कोप। ठीक है, एंड मेक द पैनल्स प्रोविजंस मोर स्ट्रिजेंट, और ज़्यादा कठोर बनाया गया। ठीक है, एंड द एक्ट डिफाइन द सिविल राइट्स, तो ये सिविल राइट को डिफाइन करता है एज द एनी राइट अकरिंग टू ए पर्सन बाय द रीजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे देखते हैं। सॉरी, हाँ, तो द टर्म अनटचेबिलिटी जो टर्म है, ये बेसिकली द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर
इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट। तो एक्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों में इसे अनटेजिबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि मैसूर हाई कोर्ट ने इस पे कुछ वर्डिक्ट अपना दिया था। सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी। ठीक है, उन्होंने बताया था आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स द लिटरल और द ग्रामेटिकल सेंस। ठीक है, उन्होंने कहा था ग्रामेटिकल सेंस है, बट द प्रैक्टिस एज इट हैड द डेवलप्ड द हिस्टोरिकली इन द कंट्री। ठीक है, ये प्रैक्टिस उन्होंने कुछ बताया कि प्रैक्टिस एज इट हैड द डेवलप्ड द हिस्टोरिकली इन द कंट्री। ठीक है, द रिफर्स एज द सोशल डिसेबिलिटी से बताया गया, impose on the certain classes of the person by the regions of their the birth of the caste। ठीक है, birth of their birth in the certain caste, hence it does not cover the social boycott। ठीक है, of a few individuals अथवा देयर द एक्सक्लूजन फ्रॉम द रिलीजियस सर्विस ETC। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए जो है मैसूर यानी कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पे वर्डिक्ट दिया। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हेल्ड दैट द राइट ऑफ द आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। मतलब ये बताया गया कि ये पब्लिक जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट दोनों व्यक्तियों के लिए लागू होता है। ठीक है, अगेंस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट टू टेक द नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर दैट दिस राइट इज नॉट वायलेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ें बताया गया कि किसी को राइट को कट ना किया जाए, जैसे कि उन्हें पब्लिक प्लेस पे जाने से, टेम्पल में या कहीं भी, ठीक है, जैसे तालाब में या कुएं में रास्ते पर जाने से किसी भी प्रकार का कोई उन्हें जो है रोका ना जाए और इस लॉ का वायलेशन ना किया जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल था 17। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल 18 को, जो आर्टिकल 18 पे, जो कि ये भी छोटा ही है आर्टिकल, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आर्टिकल जो है 18 है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है। ठीक है, टाइटल को एबोलिश करता है एंड मेक्स द 4 प्रोविजंस इन दिस रिकॉर्ड। तो पहला है इट प्रोहिबिट द स्टेट्स फ्रॉम द कन्फरिंग एनी टाइटल। ठीक है, ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम एनी कन्फरिंग एनी टाइटल्स देने से, एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड द एकेडमिक। ठीक है, मिलिट्री एकेडमिक को टाइटल्स दे सकते हो, बाकी किसी में टाइटल देने का वो नहीं है। ठीक है, जैसे उसमें मेजर जनरल, एकेडमिक में जैसे प्रोफेसर या कोई अदर देते हैं ना, तो उसमें भी दे सकते हो, बट अदर और किसी में नहीं दे सकते हो, ऑन एनी बॉडी। ठीक है, और किसी बॉडी में थे वेदर द सिटीजन और द, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरनर, आप किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं दे सकते हो एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड द एकेडमिक, यानी कि एजुकेशन क्षेत्र से। दूसरा है प्रोहिबिट से सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोहिबिट करता है फॉर द एक्सेप्टिंग एनी टाइटल्स फ्रॉम द एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, आप किसी भी देश से कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये बात बताई गई है, प्रोहिबिट करता है। सी देखते हैं, ये फॉरनर्स होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और द ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट, मतलब भारत के अंदर जो है कोई भी फॉरनर है जो कि काम कर रहा है ऑफिस में, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट से विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत के जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा किसी भी टाइटल को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो फॉरनर है तब भी वो इंडिया में लेकिन किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो। ठीक है, आगे देखते हैं, नो सिटीजन अथवा फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नो सिटीजन अथवा फॉरेन होल्डिंग्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और द ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट। ठीक है, एक्सेप्ट एनी द प्रेजेंट एंड द एमोलमेंट्स ऑफिस फ्रॉम द अंडर एनी फॉरेन स्टेट्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो कंसेंट होना चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का, किसी भी तरह का कोई भी लाभ लेने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना फॉरेन से। And from the above, it is clear that the hereditary titles of the nobility like the Maharaja, Raj Bahadur, Rai Sahab, Diwan Bahadur, etc., which are the considered by the colonial states, और ये सब बैन हो गया बाय द आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, एज दीज आर द अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल।
ठीक है, इक्वल स्टेटस सभी के लिए हो, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। कब? जब अपना संविधान लागू हुआ आर्टिकल 18 के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड। जो नेशनल अवार्ड है भारत में, कौन कौन? भारत रत्न है पहले पर, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरे पद्म भूषण, चौदह पद्म श्री, ये 4 अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसको वैलिड करार दिया गया। इसके साथ ही बोला, इट रूल्ड दैट दीज अवार्ड डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स, ये टाइटल्स नहीं देते हैं विद इन द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 18। ठीक है, that the prohibits the only hereditary titles of the nobility, therefore they are the not violated of the article 18, as the theory of the equality does not mandate that the merit should not be the recognized। ठीक है, and however it is the rule that the should not be used as the suffix and prefix। तो ये सफिक्स एंड प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं किया जा सकता, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं तो नीचे ये नहीं लिख सकते भारत रत्न अवार्डी। ठीक है, तो ये सब भारत रत्न, तो ये सब करना सही नहीं है और वो वायलेटेड होगा। ठीक है, और जब वायलेट करेगा कोई, जैसे सचिन यूज कर रहे हैं, तो नेम्स ऑफ द अवार्डी अदरवाइज दे शुड फॉरफिट द अवार्ड। ठीक है, वो अवार्ड छीना जा सकता है, तो ये ध्यान में रखें। These national awards were instituted in the 1954 the जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय द मोर्जी देसाई, जो है जनता पार्टी हेडेड मोर्जी देसाई डिसकंटिन्यूड कर दिए थे इन 1977, बट दे अगेन द रिवाइव्ड कर दिया गया 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, बीच में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, तो उन्होंने इसको एबॉलिश कर दिया था, लेकिन फिर ये चालू हो गया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब आई थी 1979 में। ओके, देन थैंक यू वेरी मच, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं आर्टिकल 19 में, जो है फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक